नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, राजनीतिक दलों में और किसी भी देश के लोकतंत्र में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वहां पे सरकार चलती है इकबाल से। सरकार का एक इकबाल होता है क्योंकि सरकार के पास मेजॉरिटी वोट होता है और विपक्ष एक पहरेदार की तरह काम करता है, जहां पे सरकार अपने निर्णय लेती है और विपक्ष उन निर्णयों के कमी को जनता के सामने उजागर करता है। ये एक स्वतंत्र और एक स्वच्छंद और एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी। भारतवर्ष में अभी तक जितनी भी सरकारें पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में आई या जब भी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का समय मिला, तो सरकार ने काम किया, जनता के हित में काम किया, और जहां जनता के हित में काम नहीं किया वहां पे विपक्ष कमजोर होने की वजह से उन अपनी बातों को नहीं उठा पाया, जनता की बात सामने नहीं रख पाया और एक प्रकार से सरकार चली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां पे गठबंधन की सरकारें होती हैं, जहां पे कमजोर सरकारें होती हैं, वो सरकारें ज्यादा राष्ट्रहित में होती हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जहां सरकारें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में होती हैं वो ज्यादा अच्छा काम करती हैं। जैसे मान्यवर कांशीराम का यह कहना था कि वो सरकारें ज्यादा अच्छी हैं जो कि गठबंधन की सरकारें हैं, जिनमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो अल्पमत में लोग हैं उनकी बात को इग्नोर करना। जैसे भारत के परिवेश में आप देखें, 2014 और 2019 के चुनाव में जनता ने जो मत दिया उसके अनुसार उत्तर भारत का वर्चस्व था। उत्तर भारत ने भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी। जो उनके सहयोगी दल थे वो सीटें तो पाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने की वजह से अगर एनडीए सरकार में भागीदार बने तो केवल इसलिए बने कि बीजेपी सरकार ने उनको कृतार्थ किया। लेकिन जो सरकार बनी थी बेसिकली वो नॉर्थ इंडिया के वोटों के आधार पर बनी थी। वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनके आधार पर बनी थी। क्योंकि 303 सीटें अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी तो ये ज्यादातर सीटें नॉर्थ इंडिया से मिली थी और इनमें तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, केरला का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था, वेस्ट बंगाल का बहुत ज्यादा योगदान नहीं था। तो ऐसी सरकार बनने से इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बन जाती है कि जो ऐसे राज्य जिन्होंने इस सरकार को बनाने में मदद नहीं की, उनकी बातों को इग्नोर किया जा सकता है। और एक प्रकार से ये भारत के हित में भी नहीं है, भारत जैसे लोकतंत्र के हित में भी नहीं है, जहां पे हमारी सभ्यता और संस्कृति अलग अलग तरह की हैं। तो अगर आपको 50% सीटें ऐसे राज्यों से मिल जाती हैं जिनका मत एक प्रकार का, जो हिंदी भाषी हैं, और उनमें उन सीटों और उन वोटों का कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है, जो कि तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयाली बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं या दूसरे राज्य हैं, तो ये कुछ लोगों की निगाह में ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की स्थिति बहुत अच्छी है और कुछ लोगों की निगाह में ये राष्ट्रहित में नहीं। तो 2014 और 2019 की सरकार जो मोदी जी की थी वो एक ऐसी सरकार थी जिसमें मोदी जी की हनक थी, और वो मोदी की सरकार कही गई, वो मोदी जी की सरकार कही गई, मोदी जी की गारंटी कही गई। कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कही गई, एनडीए की सरकार नहीं कही गई, वो मोदी जी की सरकार कही गई। लेकिन जो ये 2019 का चुनाव हुआ है और इसका जो निष्कर्ष निकला है, वो निष्कर्ष ऐसा निकला है कि केवल हिंदी भाषी प्रदेशों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, बल्कि खुद को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी नहीं मिली है। अब इनकी निर्भरता आंध्र प्रदेश पे है, इनकी निर्भरता मराठी बोलने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पे है, इनकी निर्भरता बिहार के नीतीश कुमार पे है। तो एक तरह से तो ये राष्ट्रहित में है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें महाराष्ट्र की भी बात सुनी जाएगी, जहां पे आंध्र प्रदेश की बात भी सुनी जाएगी और बिहार की बात भी सुनी जाएगी।
और ऐसा नहीं होगा कि महाराष्ट्र की सारी इंडस्ट्री जो है गुजरात में ले जाई जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आंध्र प्रदेश को बजट एलोकेट नहीं होगा, उनका जो जीएसटी का शेयर है वो उनको नहीं मिलेगा। और जो बिहार की और आंध्र प्रदेश की बहुत पुरानी मांगे हैं कि उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ऐसी सरकार जहां बनेगी जहां पे भारतीय जनता पार्टी को आंध्र प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र के वोटों की आवश्यकता होगी, तो उनकी मांगों को वो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जहां एक बात ये प्रबल हो गई थी कि साउथ इंडिया के साथ गलत व्यवहार होता है, सौतेला व्यवहार होता है, सच है कि झूठ ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि केरला के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पे आके स्ट्राइक पे बैठे थे कि उनका बजट एलोकेशन उनको नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार भी आए थे, और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। गहलोत साहब भी कहते थे कि आवंटन एक ही प्रकार की विपदा राजस्थान में भी आती है, गुजरात में भी आती है, गुजरात वालों को पैसा मिल जाता है और राजस्थान को पैसा नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की ऐसी सरकार जिसके अंदर अलग अलग प्रदेशों का, अलग अलग भाषा भाषी लोगों का और अलग अलग सभ्यता और संस्कृति वालों का दबाव होगा, तो ये एक राष्ट्रहित की बात होगी, ऐसा माना जाता है। अब सरकार का इकबाल और सरकार की एक हनक जो आपने 2014-19 में देखी, सरकार की हनक तो नहीं, पार्टी की हनक भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी हनक नहीं, लेकिन जो मोदी जी की हनक आपने देखी थी 2014 और 19 की सरकार बनने के बाद, वो शायद 2024 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोशिश तो बहुत की मोदी जी ने, जब उन्होंने एनडीए के अपने जो साथी थे उनको दिल्ली में बुलाया, उनसे समर्थन पत्र ले लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने खुद उनको अभिनेता नहीं चुना था, जबकि परंपरा ये कहती है, संसदीय परंपरा ये कहती है कि किसी भी दल को अपना सबसे पहले अपना नेता चुनना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी अपना नेता चुने, जनता दल यूनाइटेड अपना नेता चुने, एकनाथ शिंदे अपना संसदीय दल का नेता चुने, भारतीय जनता पार्टी अपने संसदीय दल का नेता चुने, और जब सब नेता चुन जाएं तो जो सबसे बड़ा दल हो या आपसी एनडीए की बैठक में डिसाइड किया जाए कि जो सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली पार्टी का नेता है वो सबका नेता होगा, या एक छोटी पार्टी का भी एक सहमति के आधार पर निर्णय हो सकता है कि छोटी पार्टी का नेता होगा। जैसे आपने देखा आई.के. गुजराल भी बने थे देश के प्रधानमंत्री, और एच.डी. देवेगौड़ा भी बने थे, जबकि उनकी पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, लेकिन सभी जो पार्टी के बाकी दल थे उन्होंने आपसी सहमति से उनको प्रधानमंत्री और संसद पूरे गठबंधन का नेता चुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो मोदी जी को नेता चुना नहीं, और नेता न चुनने के बावजूद एनडीए गठबंधन के लोगों को बुला के उन्होंने अपने को नेता बनाया और प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, क्योंकि शायद उनको ये लगता था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक विरोधी दल उनका पैदा हो गया है, और जिस प्रकार से मोहन भागवत हो, इंद्रेश हो, उनका मुखपत्र हो और आरएसएस हो, उनका विरोध कर रहा है, और जिस प्रकार से क्योंकि चुनाव 2024 का लड़ा गया था माननीय मोदी जी के नाम पे, और क्योंकि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और क्योंकि यह कहा गया था कि 400 पार, इस बार 400 पार और मोदी की गारंटी, और क्योंकि वो चीज पूरी नहीं हुई है कि इसके पहले ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ये स्वर उठने शुरू हो जाएं कि हमें मोदी जी पे विश्वास नहीं है, एक नया नेता चुना जाए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो या कोई और हो। इसके पहले ही उन्होंने एनडीए के जो गठबंधन के साथी थे उनको बुला के उनसे सहमति पत्र ले लिया, और राष्ट्रपति भवन से सहमति लेके उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके अलावा मोदी जी ने इसके बावजूद कि अब उनके पास अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, उन्होंने अपने जितने भी पुराने मंत्री थे, जिस जिस पद पे मंत्री थे, उनको उसी सीट पर दोबारा बिठा दिया, चाहे वो होम मिनिस्टर हो अमित शाह जी, चाहे वो वित्त मंत्री हो निर्मला सीतारमन, चाहे राजनाथ सिंह हो डिफेंस मिनिस्टर, या जयशंकर हो विदेश मंत्री, या अश्वनी वैष्णव हो रेल मंत्री, सबको अपने। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो उनके ऐसे सहयोगी दल थे जिनकी वजह से वो सत्ता में हैं,
उनके मांग को अस्वीकार करते हुए और जनता दल यूनाइटेड को इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो देने के बजाय, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू को इंपॉर्टेंट पोस्ट देने के बजाय सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ले दी। तो एक प्रकार से उन्होंने जनता को, समाज को यह मैसेज देने का प्रयास किया कि आई एम स्टिल द बॉस और मैं वैसे ही सरकार चलाऊंगा जैसे पहले 10 साल मैंने सरकार चलाई है, और ये गठबंधन के साथी जरूर है, इन्होंने मुझे सहयोग जरूर दिया है, लेकिन सरकार मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। लेकिन देखिए बदकिस्मती, देखिए ये प्रकृति का संयोग देखिए, जब से ये सरकार बनी है, पिछले 10 दिन हुए हैं कुल मिला के, अभी अलग अलग विभागों से जिस प्रकार से जनता का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जिस प्रकार से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की एक सांसद हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, उनसे कहा गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ लिखा उन्होंने बोर्ड में, तो उसको लिख नहीं पाई और वो मंत्री बनी है। तो उनकी अब वीडियो घूम रही है, हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही है। देश के शिक्षा मंत्री बने, शिक्षा मंत्री तो एक ऐसा पद है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं और बच्चों के लिए एक ऐसा होता है कि वो शिक्षा मंत्री है जो इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, इतना कुशल व्यक्ति है कि जिसके पर्सनालिटी को, जिसके व्यक्तित्व को देखकर हम कुछ सीख सकते हैं। जिस प्रकार के अपरिपक्व स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने, उड़ीसा के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, नीट परीक्षा के बारे में, यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में, और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बचाने का प्रयास किया है कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, कोई रीनीट नहीं होगा, ये हम गरीब बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, जबकि पूरे हिंदुस्तान की जनता का 90% बच्चा जो नीट या यूजीसी नेट पे बैठा है वो बहुत ज्यादा उद्वेलित है, उसे बहुत ज्यादा परेशानी है और वो ये चाहता है कि एग्जामिनेशन दोबारा हो, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल नहीं है और इसके अंदर बेईमानी हुई। देश के शिक्षा मंत्री की यह स्थिति हो गई है आज कि इंटरनेशनल योगा डे के दिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वहां पे पार्टिसिपेट करना चाहते थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने और वहां के जो नीट के और यूजीसी नेट के छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उन्होंने काले झंडे दिखाए, उनका घेराव किया और उनको यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं करने दिया। इसका मतलब जो माननीय मोदी जी की हनक थी वो खत्म हो रही। किसानों के साथ जिस प्रकार से हुआ, और आज भी किसानों, अभी निर्णय लिया गया कि एमएसपी बढ़ाई जाएगी, लेकिन किसानों ने उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार इसलिए कर दिया कि एमएसपी जो आप बढ़ा रहे हैं वो तो 4-5% बढ़ा रहे हैं और आपका जो स्टेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो 6%। इसका माने हर साल 2% की इनकम तो वैसे ही किसानों की कम हो रही है, जो अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन 6% का है और 4% का जो फसल है उसके मूल्य बढ़ रहे हैं और आप जीएसटी लगा रहे हैं एग्रीकल्चरल इनपुट्स में हाईएस्ट लेवल का। पेट्रोल डीजल के दाम आप कम नहीं कर रहे, जो उसको जरूरत होती है किसान को अपने जनरेटर सेट को चलाने के लिए या अपने ट्रैक्टर को चलाने के लिए। तो इनपुट कॉस्ट तो 25-30% बढ़ रही है और आउटपुट कॉस्ट में भी -2% का उसे नुकसान हो रहा है। तो असल में तो हर साल किसान जो है गरीब होता चला जा रहा है। जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको टोटली प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अभी जो बिहार के अंदर हाईकोर्ट का निर्णय आया है, जो तेजस्वी यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने वहां पे जो बैकवर्ड ईबीसी, ओबीसी, बाकी सबका रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया था, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया है, उसको अस्वीकार कर दिया। जबकि कई प्रदेशों में 50% से ऊपर का रिजर्वेशन है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब से नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव का आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पास वो चले गए हैं, अब वो जाति जनगणना की बात नहीं करते। अब वो ये भी बात नहीं करते हैं कि सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम और मेडिकल सिस्टम को जिस प्रकार से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसकी वजह से तो गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधा और शिक्षा से पूरी तरह से वंचित होना पड़ेगा। जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एक बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो रही है कि लोग ये प्रश्न उठाने लगे हैं कि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं
और 13 महीने से मणिपुर नहीं सुलझ रहा है, बल्कि उड़ीसा में अभी 10 दिन पहले सरकार बनी है, वहां पे दंगे शुरू हो गए, हिंदू मुसलमान राइट शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति ये हो गई है, पिछले 10 दिन के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। तो गृह मंत्री को तो सारी चीजें छोड़कर, राजनीतिक मुद्दों को छोड़कर देश की आंतरिक स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। तो प्रश्न गृह मंत्री पे भी उठने लगे हैं, जो कि माननीय मोदी जी के सबसे खास व्यक्ति हैं। जो रेल मंत्री हैं, जो पहले आईएएस अफसर थे गुजरात काडर के, और जो इस बार फिर रेल मंत्री बनाए गए हैं, उनके विभाग के बारे में जिस प्रकार से उनकी दिनचर्या है और जिस प्रकार के एक्सीडेंट के बाद वो जाते हैं और फोटो शूट कराने का प्रयास करते हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसा सिस्टम रेलवे के अंदर लगा दिया है कि ट्रेनें अगर भिड़ना चाहेंगी तो आपस में रुक जाएंगी, जिसको उन्होंने सुरक्षा कवच कहा था। वो कवच कहाँ लगा? पहले 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, और एक एक्सीडेंट दोबारा दार्जिलिंग के पास एक भीषण स्तर पे हो गया है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। अजय देवगौड़ा साहब जो हैं, वो गुजरात की इंडस्ट्री में जिस प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। जो टीडीपी के मंत्री हैं, वो सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं, वो जो हवाई जहाज के फेयर्स हैं उसमें जिस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है और जनता का शोषण हुआ है, उस पर वो प्रश्न उठा रहे हैं। सिद्धार्थनगर के अंदर जब एक समीक्षा बैठक हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई इटवा के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि जो एक भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के समय में एक छवि थी, एक तो अटल जी के जमाने में छवि थी, जो छवि थी कि जैसे लोकतांत्रिक रूप से आइए, क्रिटिसाइज कीजिए, लेट अस डिस्कस, लेट अस डेलिब्रेट, लेट अस डिफर। एक अटल जी की स्टाइल अलग थी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल अलग थी। लेकिन मोदी जी की स्टाइल ये थी कि वॉट एवर आई से, आई गिव यू द ऑर्डर एंड यू हैव टू फॉलो। वो जिस प्रकार सिद्धार्थनगर इटवा की घटना हो रही है, जिस प्रकार से एचआरडी मिनिस्टर का घेराव हो रहा है, जिस प्रकार से रेल मंत्री पे प्रश्न उठ रहे हैं, जिस प्रकार से होम मिनिस्टर की देश के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो उससे जो इकबाल है वो गिर रहा है। अब देखने वाली बात है कि मोदी जी पुराने लोगों से सीखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखेंगे, राजीव गांधी से सीखेंगे, मनमोहन सिंह से सीखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखेंगे, और सामंजस्य के माध्यम से सरकार चलाने का प्रयास करेंगे, जो कि प्रीरिक्विजिट है किसी भी गठबंधन सरकार को चलाने के लिए, या उसी आधार पर सरकार को चलाने का प्रयास करेंगे जो कि उन्होंने 2014 से 2024 तक किया है। जो करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब उनकी मेजॉरिटी की सरकार नहीं, क्योंकि अगर वो सामंजस्य का स्थापना नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जेडीयू और टीडीपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ये इंडिया गठबंधन के साथ जाके वहां पे सरकार बना दें, और जिसके इंडिकेशन जो मिलने शुरू हो गए हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम 100 सीट लड़ेंगे, अजीत पवार कह रहे हैं हम 100 सीट लड़ेंगे। अगर ये दोनों 100 सीट लड़ेंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी केवल 80 सीट लड़ेगी? एकनाथ शिंदे अजीत पवार को दोषी बता रहे हैं, बीजेपी अजीत पवार को दोषी बता रही हैं, अजीत पवार जो है वो बीजेपी को दोषी बता रहे हैं, और कई लोग जो है हाईकमान को दोषी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने 400 पार का नारा दिया और जिस प्रकार का उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हुई। तो जो इकबाल है वो मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है, और क्योंकि आपने एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की पर्सनैलिटी को आगे किया है, और उसमें अगर इकबाल खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से ये खतरनाक संकेत है, जो उचित नहीं है, और जो आगे 2-3 महीने के अंदर पता चलेगा कि क्या वो सामंजस्य का रास्ता चुनते हैं या पुरानी छवि है उसको आगे ले जाने का रास्ता चुनते हैं। ये तो अभी अगले 2-3 महीने में पता चल ही जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।